Hello, welcome to all of you on Chemlight Institute. We are going to start the NEET UG Physics PYQs. Your chemistry PYQs already have been started by Siddhant sir. So let's come to the questions and solve it one by one. We have tried to keep all those questions who have been repeatedly asked multiple times. Our concept have been same. So let's, without wasting any time, let's welcome to the questions. Okay, so here is the question number 1. So सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन दिया गया है आपका, देयर आर टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड रेडियस r2. ओके, देन दे बोथ हैव इक्वल चार्जेस, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल वुड बी. सो आपको पता है कि अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए आप जो पोटेंशियल लिखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q बाई r. ये होता है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए. तो ये जो आपको हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है उसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं, ये अंदर का और ये बाहर वाला. ठीक है, अंदर वाले की रेडियस आपकी अलग है, बाहर वाले की अलग है. बाहर वाले की रेडियस आपको r1 दे रखा है क्योंकि r1 इज ग्रेटर देन r2 और r2 अंदर वाले की रेडियस होगी. करेक्ट. तो अब देखिए, जो हम मान लीजिए इसको a बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं. तो अगर मैं पूछूं आपको va क्या होगा, अब आपको अगर va राइट डाउन करना होगा तो आप सीधा लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू q, चार्जेस तो सेम है, डिवाइडेड बाई r2. बट व्हाट विल बी द vb, 1/4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई इक्वल टू q इंटू r1. अब अगर आपको ये पता है कि r1 इज ग्रेटर देन r2, वो भी काफी बड़ा है, तो अब ये बताओ 1/r1 तो छोटा हो जाएगा ना r2 से, है कि नहीं? इज इट? तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो Va बड़ा हो जाएगा Vb के कंपेयर में. दिस इज द आंसर. देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था. सो पोटेंशियल ऑन द स्मॉलर चार्ज इज ग्रेटर देन आउटर स्फीयर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द नंबर 1. So let's move on to the next question. Okay, so यहाँ पे पूछा गया what will be the angle between the electric lines of force and the equipotential surface. Okay, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं किसको. व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे आपका पोटेंशियल पूरे सरफेस पे सेम होता है. लाइक कि मैं अगर कंसीडर कर लूँ, ये लीजिए मैंने आपके लिए एक सरफेस ड्रॉ किया. ठीक है, अब इस सरफेस पे मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड हियर इज अनदर पॉइंट बी. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पॉइंट ए पे पोटेंशियल यानी VA होगा वही सेम टू सेम वैल्यू होगी एट द पॉइंट बी, यानी VA ऑलवेज विल बी इक्वल टू VB. ओके, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है, डेल्टा W ऑलवेज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये याद रखना. और surface is always zero. करेक्ट. सो अब हम आते हैं, अगर आप पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखें तो कैसे था, v इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl. अब मैं कह रहा हूं आपको VA और माइनस BB लिखना है. इसके बेसिस पे VA माइनस BB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl लिखो. तो आपको पता है VA BB सेम है, तो यानी VA माइनस BB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी आपकी जीरो आ जाएगी. ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होता है. A डॉट B अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको सीधा जवाब आना चाहिए, दिस विल बी नथिंग बट AB cos थीटा. तो यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट हैंड साइड होगा ये भी हो जाएगा आपका E dl cos थीटा. समझे? तो अगर आपका LHS जीरो है और आपका RHS भी जीरो होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपकी जो cos थीटा है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए. तो cos थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जब आपका थीटा 90 हो. ये हमको पता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी हमारी जो cos की वैल्यू है वो जीरो होगी, यानी कि cos 90 जो होता है ये जीरो होता है. ओके, सो द आंसर विल बी नथिंग बट 90 डिग्री, यही होगा. यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच में जो
आपका एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन that you are given 2 point charges, one is minus q and another is the plus q. इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा गया, ठीक. और फिर पूछा गया है कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. चलिए कोई बात नहीं, लगाते हैं. ये माइनस क्यू एक तरफ, दूसरी तरफ आपका प्लस क्यू. इनके बीच का जो डिस्टेंस है एल दिया गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी. तो अगर आप ध्यान से देखो और ये एंगल मान लो थीटा बनाता है, तो आपको यहाँ पे फार्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए. ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही है, तरीके का नहीं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही है. देखिए एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, जो भी सेम मैग्नीट्यूड का, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल का स्पेशल फार्मूला होता है, यानी कि किसी भी जनरल केस में आप लगा सकते हैं. अगर एक डायपोल दिया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फार्मूला क्या होता है, ईपी इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. वो जहाँ पे k की वैल्यू क्या है, वेयर k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट k. ठीक है, और p क्या होता है, p होता है इसका डायपोल मोमेंट, p इक्वल टू नथिंग बट 2ql. और cos थीटा क्या है, थीटा जो ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से देखा जाएगा, वर्टिकल से कभी नहीं देखना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल. अब सेम तरीके से जो है पोटेंशियल का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, वीपी इक्वल टू केपी cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो वो डिस्टेंस r के साथ कैसे वेरी कर रही है, कैपिटल आर क्यूब यानी 1 बाई आर क्यूब के टर्म्स में वेरी कर रही है. लेकिन अगर क्या पता इस बार आपसे पूछ लिया जाए पोटेंशियल किस तरह से वेरी किया जाता है सेम केसेस में, तो वो क्या होगा, 1 बाई आर स्क्वायर. ओके, जनरली आप देखते हैं 1 बाई आर स्क्वायर आता है स्फीयर वगैरह के केसेस में, लेकिन डायपोल के केसेस में ये आता है 1 बाई आर क्यूब. आप ये ध्यान रखना. और जहाँ पोटेंशियल की बात आती है वहां पे स्फीयर्स वगैरह में आता है 1 बाई आर, लेकिन डायपोल के टर्म्स में आता है 1 बाई आर स्क्वायर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have the question number. The graph shows the variation of the de Broglie wavelength lambda of a particle and its associated momentum. चलिए ठीक है, आपको पता है de Broglie wavelength क्या होती है. de Broglie wavelength क्या होती है, ये वेव नेचर को बताती है. क्या बताती है, टेल्स वेव नेचर. ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई पी. और h जहाँ पे क्या होता है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है, लेकिन p क्या होता है वहीं पे, p होता है मोमेंटम. ठीक, सो अब अगर देखिए जो लैम्डा और p है, इन दोनों का जो ग्राफ होगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे होता है, वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है. एक तरफ आपका लैम्डा तो दूसरी तरफ आपका p, और जिसका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का. करेक्ट. आपसे अगर पूछ लिया जाए पी और लैम्डा का ग्राफ, तो वो भी सेम ही आएगा, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सिस चेंज करोगे और कुछ नहीं रहेगा, तो वो अभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि आपको एक आइडियल गैस है जो कि एक इनिशियल प्रोसेस में शो की गई है, और इसमें बताया गया कि एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक चारों प्रोसेस को फॉलो कर रही है या चारों प्रोसेस से गुजर रही है. तो इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस जो है एडियाबेटिक दिखाएगा. तो चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग. सबसे पहले बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है. आइसोकोरिक प्रोसेस यानी जिसमें चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी विल इज इक्वल टू 0. तो इसमें आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. तो आपका पहला हो गया. देखिए पहले में जो है आपका वॉल्यूम कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं. प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम उतना ही है. तो यानी कि आपका जो फिगर 1 है ये आपका आइसोकोरिक है. ओके, फिर आपका बात करते हैं हम लोग आइसोबारिक. आइसोबारिक कैसा होता है, आइसोबारिक का मतलब होता है जिसमें कि प्रेशर में कोई चेंज ना हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो. तो ये आपका जो है नंबर 4. देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर अभी भी सेम टू सेम है, कांस्टेंट है. तो ऑप्शन नंबर यानी 4 जो है ये हो गया. अब बचा 2 और 3.
तो 2 और 3 में एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, जो एडियाबेटिक होता है इसका स्लोप एडियाबेटिक is always greater than slope of isothermal, करेक्ट। आइसोथर्मल है, इसकी जो स्लोप होगा उससे बड़ा होगा। तो अगर आप 2 और 3 पे स्लोप ड्रॉ करें तो आपको पता लगेगा जो 2 का स्लोप है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द स्लोप ऑफ दिस 3। यानी कि जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है ये है प्रोसेस 2 और जो आइसोथर्मल है ये है प्रोसेस 3। तो आपका पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? आपको पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस। सो एडियाबेटिक प्रोसेस व्हिच वन रिप्रेजेंट्स, इट इज आंसर 1, यानी कि जो सेकेंड नंबर का फिगर है वो आपको एडियाबेटिक दिखाता है। इसको हम आपको एक नॉर्मल फिगर बना के दिखाएं, तो ये याद रखिए, ये वाला एडियाबेटिक है, ये वाला आइसोथर्मल है। ओके, इस तरीके का जो फिगर बनेगा ये होगा आपका आइसोथर्मल। क्या हो सकता है इस बार अगर नीचे कर दिया क्या पता अगली बार ऊपर कर दे तो आप फिर हमें सुनाएंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपको कि आपके पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि कर रहे हैं स्टूडेंट और 8 फ्रिंजेस वो ऑब्जर्व करते हैं किसी सर्टेन पैटर्न पे। देन उस समय जो इन्होंने फ्रिंजेस ऑब्जर्व की वो कितनी थी, 8, और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रखी है जिसकी वेवलेंथ दी गई है लैम्डा दैट इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। सो फर्दर इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, यानी कि अगर आपने लैम्डा 2 को चेंज कर दिया, कितना 400 नैनोमीटर कर दिया है, तो उस समय पे व्हाट विल द नंबर ऑफ द फ्रिंजेस यू वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन, करेक्ट। चलिए ठीक है, यानी लेकिन इसमें विड्थ के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि जो हमारी विड्थ है अभी भी सेम है। विड्थ क्या होती है? विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। डी आपको पता है जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। ये आपकी जो ये सोर्स है, सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल डी होती है और कैपिटल डी डिस्टेंस होती है जो सोर्स है और जिसमें हम फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लैम्डा डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, तो डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी ये दोनों नहीं चेंज हो रहे हैं, चेंज हो रहा है सिर्फ लैम्डा। और इसको हम अगर फ्रिंजेस के टर्म्स में लिख रहे हैं, कितनी फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी हो जाता है फार्मूला। ओके, सो हियर वी विल राइट इट n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, क्योंकि हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम है, कहीं नहीं दिया है कि इसमें चेंज हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, n2 व्हाट विल द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द सेम रीजन। रीजन हमारा सेम है यानी कि विड्थ हमारी सेम है, करेक्ट। अब देखो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा फार्मूला आपको लगाना है n1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। n1 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई आपका सीधा रख दीजिए कितना 400, कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल 2 6 12, n2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 12। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वन। ओके, से वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, what will be the ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter. Okay, so let's draw the disk at first. अभी जो डिस्क है, ठीक है, ये रिंग नहीं है, डिस्क है, इसीलिए हम एक डिफरेंशिएशन के लिए बना रहे हैं। सो आपको एक पहला निकालना है ये। सो इस केस में जो आपका आई आता है जिसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स के लिए लिखते हैं mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सेम टू सेम डिस्क के लिए अगर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो जब डायमीटर के लिए लिखते हैं तो आता है आपका कुछ इस तरह से। उस समय आपका ये
उस समय जो आपका आई होगा वो होता है आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये उस समय आपकी आई की वैल्यू होती है, करेक्ट। आप रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे लिखते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए लिखते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ के क्या होती है आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन है। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाई एम का अंडर रूट। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ K1 की वैल्यू क्या आएगी? पहले वाले में आई यानी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम, इज इट? इसको आप अंडर रूट में डालो, फिर यहाँ से K2 की वैल्यू निकालो, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट एम, क्या आएगा? यहाँ से आपका आएगा आर बाई रूट 2, इज इट? यहाँ से जो K2 की वैल्यू आएगी ये आएगी आपका आर बाई 2। अब अगर आप मुझसे बोलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 बाई K2, ये तो पूछा गया आपसे, तब आप जब रखोगे तो यहाँ पे आएगा ये बाई रूट 2 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, आपका कैंसल आउट होकर के आएगा K1 रेशियो K2 इक्वल टू अंडर रूट 2 रेशियो 1। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक्सटी ग्राफ दिया गया है जिसमें बोला गया कि जो पार्टिकल है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, करेक्ट। सो इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। अब अगर आप इस ग्राफ को, यहाँ पे आपकी थोड़ी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी। अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करो तो आपको दिख रहा है कि जो पार्टिकल है ये 8 सेकेंड के बाद फिर वही सेम पीरियाडिक मोशन जो है एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इसका टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका 8 सेकेंड, करेक्ट। अब देखिए आपको पता है ओमेगा कैसे लिखते हैं? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है, तो यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 8। इतना समझने में आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम, ओके। अब पार्टिकल जो है आपका मोशन कर रहा है पीरियडिक मोशन, तो इसके लिए आपको जो नॉर्मल फॉर्म लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? एस इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी वी इक्वल यानी डी एक्स बाई डी टी, वो हो जाएगा ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। सो नाउ इसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का टी इक्वल टू 2। तो जो आपका ए होगा वो कितना होगा? डी पी बाई डी टी इक्वल टू नथिंग बट माइनस ए स्क्वायर सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अब देखिए जो पार्टिकल का ए है, ए यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर आप पार्टिकल का देखो तो 1 मीटर का है, यानी ए की वैल्यू आपकी दे रखी है 1, टी की वैल्यू आपकी दे रखी है 2 सेकंड पे निकालना है। ओमेगा आपको पता है, तो आई थिंक इजीली अब हमको बस फार्मूले में जो हमारा ये है इसमें पुट करना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, करेक्ट। सो ए इक्वल टू माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 2 बाई 8 का होल स्क्वायर तो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा यानी 2 पाई बाई 8 टी इक्वल टू 2, कैंसिल आउट। तो आपको जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा कितना? ए इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई करिए 2 बाई 4 यानी कैंसिल आउट होकर आ रहा है ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3। इजी था, देखिए कोई बहुत टफनेस नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के PYQs लाइक चैप्टर वाइज सॉल्व कराएंगे। अभी तो हम ईयर वाइज करवा रहे हैं, बट बहुत जल्दी PYQs जो प्रीवियस ईयर है वो चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।